हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 10 झांसी की रानी, और जिसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। और इस लेसन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप लोगों ने सबने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो खूब सुना है, तो उन्हीं के बारे में ये कविता है कि उन्होंने अंग्रेज़ों से कैसे युद्ध लड़ा था और वीरगति को प्राप्त हुई थी। चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता की। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। अब इसमें कवित्री कहती हैं कि जब 1857 की प्रथम क्रांति हुई तो राजाओं के जो थे, प्रथम क्रांति के लिए यानी आज़ाद होने के लिए राजाओं के सिंहासन जो थे वो हिल उठे, यानी जो लोग थे, जो राजवंश थे, उन्हें स्वतंत्रता चाहिए थी, तो इसलिए वे उसके लिए प्रयास करने लगे। राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, भ्रकुटी यानी भोहें, यानी राजवंशों की भोहें तन चुकी थी, उन्हें अब स्वतंत्रता चाहिए थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, और जो भारत अंग्रेज़ों की गुलामी के कारण बूढ़ा हो चुका था, उसमें भी अब एक नए जोश का संचार हुआ था। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी यानी अंग्रेज़, यानी जो अंग्रेज़ों ने हमारी आज़ादी छीन ली थी, उस आज़ादी की कीमत अब सब जान चुके थे। और दूर फिरंगी को करने की यानी अंग्रेज़ों को अब भारत से भगाने की सबने अपने मन में ठान ली थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, यानी जो भारत के वीर थे वो अब अपनी अपनी तलवारें लेकर क्रांति में हिस्सा ले चुके थे। बुंदेले हरबोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलखंड के हरबोलों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी कि जो 1857 के संग्राम में लड़ी वो कौन थी? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी यानी जो मर्दों के समान है, क्योंकि 1857 की क्रांति में झांसी ने मर्दों की तरह ही लड़ाई की थी। नेक्स्ट है, कानपुर के नाना की मुँहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि जो कानपुर के नाना साहब थे, उनकी मुँह बोली बहन कौन थी? छबीली, जो कि लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था, और वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, वह नाना साहब के साथ ही खेलती थी और उनके साथ ही पढ़ती थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, और बर्छी ढाल कृपाण कटारी मतलब तलवार वगैरह यही उसकी सहेलियां थी, यानी यही उसके जो हथियार थे वो ही उसके साथी थे। वीर शिवाजी की गाथाएँ उसको याद जबानी थी, और शिवाजी की जो कहानियाँ थी उसे मुँह जबानी याद थी। और बुंदेले हरबोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती थी कि या तो वह लक्ष्मी थी या दुर्गा, और वह स्वयं ही वीरता का अवतार थी, यानी उसमें जो वीरता थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, और जो मराठे थे पुलकित यानी खुश होते, मराठे जो थे वो लक्ष्मीबाई जब तलवारों से वार करती थी तो मराठे जो थे वो उन्हें देखकर खुश होते थे। नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। उन्हें क्या पसंद था? नकली युद्ध करना, व्यूह यानी घेरा बनाना, चारों ओर से शत्रुओं को घेर लेना, उसकी रचना करना और शिकार करना, ये उन्हें क्या था? पसंद था। सैन्य घेरना, सेना को घेरना, दुर्ग तोड़ना, दुर्गों को नकली दुर्ग बनाते और उनको तोड़ते, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, तो ये ही उसके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी वो रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी थी।
बुंदेली हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी बुंदेलखंड की हर बोलों के मुँह से हमने झांसी की रानी की कहानियाँ सुनी हुई हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आए लक्ष्मीबाई झांसी में। अब इसमें कह रहे हैं कि रानी का जो विवाह था वो वीरता वैभव यानी धन संपत्ति से भरी हुई झांसी में, यानी रानी लक्ष्मीबाई जो है वो तो वीरता का अवतार थी और उसकी सगाई कहाँ हो गई थी, धन संपत्ति यानी पूरे वैभव से भरी हुई, धन संपत्ति से भरी हुई झांसी में उनकी सगाई हो गई थी। और रानी का ब्याह जो था वो हो चुका था और अब वो झांसी में आ गई थी। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। और राजमहल में चारों तरफ राजमहल में जो सब लोग थे वो आपस में एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे और चारों ओर खुशियों का माहौल था। सुबह बुंदेलों की वीरदावली सी वह आई झांसी में। और बुंदेलखंड के वीरदावली यानी वीरों की गाथा के समान वो कहाँ आ गई, झांसी में। और ऐसा लग रहा था जैसे मानो चित्रा ने अर्जुन को पाया, चित्रा को अर्जुन मिल गए हो और शिव से मिली भवानी थी और शिव से माँ पार्वती मिल गई हो। बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। अब इसमें कहा गया है कि विवाह के बाद झांसी का सौभाग्य जो था वो जाग गया था, उदित हो गया था। मुदित महलों में उजियाली छाई और महलों में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई थी। किंतु काल गति यानी समय की रफ्तार, चुपके चुपके धीरे धीरे काली घटा घेर लाई, यानी समय जो था वो क्या हुआ, जल्दी ही वहाँ पे काली घटा यानी दुख के बादल मंडराने लगे। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, कर यानी हाथ, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। अब इसने कहा है कि विधाता को भी उस पर दया नहीं आई और विधाता को भी, जो रानी तीर चलाती थी, हमेशा शत्रुओं से लड़ाइयाँ करती थी, नकली युद्ध करती थी, उन हाथों में विधाता को चूड़ियाँ नहीं भाई और रानी विधवा हो गई। निसंतान मरे राजा जी, निसंतान यानी बिना संतान के। जो राजा थे गंगाधर राव वो मर चुके थे और रानी शोक समानी थी और रानी शोक में समा गई थी, डूब गई थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट है, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। इसमें कहा है कि जब झांसी का दीपक यानी जो झांसी का जो गंगाधर राव थे रानी के पति, जब उनकी मृत्यु हो गई, जब झांसी का दीपक बुझ चुका था, तब डलहौजी जो अंग्रेज शासक था, डलहौजी वो हर्षाया यानी वो खुश हुआ। क्यों? क्योंकि रानी की कोई संतान नहीं थी, तो अब डलहौजी जो था वो उसे अपने राज्य में, झांसी को अपने राज्य में मिला लेगा। उस समय क्या प्रथा थी कि अगर किसी राजा के संतान नहीं है तो वो राज्य अंग्रेज़ों के अंडर में आ जाएगा। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, तो उसे एक सुअवसर मिल गया था राज्य को हड़प करने का। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया और उसने डलहौजी ने तुरंत अपनी फौजें भेजी और दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया, किले पर, झांसी का जो किला था वहाँ पर अपना झंडा फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, क्योंकि झांसी जो था वो लावारिस हो चुका था, उसे संभालने वाला कोई भी नहीं था, ठीक है, गद्दी पर बैठने वाला कोई भी नहीं था, तो उसका वारिस बनकर कौन आया था, ब्रिटिश राज्य, उसे अपने राज्य में मिलाने के लिए। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी और आंखों में आंसू से भरी हुई आंखों से रानी ने उस झांसी को वीरान होते हुए देखा। बुंदेली हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। अनुनय विनय यानी प्रार्थना, वो किसी की भी नहीं मानता। फिरंगी यानी अंग्रेज, वो किसी की भी नहीं सुनता, यही उसकी माया थी। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया।
जब सबसे पहले अंग्रेज़ भारत आए थे तो आप सबको पता है कि वो कैसे आए थे, एक व्यापारी बनकर आए थे और धीरे धीरे उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और इंडिया को ही अपने अंडर में कर लिया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, और धीरे धीरे डलहौजी ने अपने पैर पसारने शुरू किए, यानी सभी राज्यों को अपने अंडर में करना शुरू किया। और तो उस समय क्या हुआ, काया ही, पूरे भारत की काया ही पलट गई। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, मतलब जिनसे उसने दया की भीख मांगी थी कि मुझे यहाँ व्यापार करने दो, उन्हीं को उसने बाद में पैरों से ठुकरा दिया, यानी उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। रानी दासी बनी है दासी, अब महरानी थी। रानी जो थी वो अब दासी बन चुकी थी और अब सारी काया ही पलट गई थी। चीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था विठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो अंग्रेज थे उन्होंने सबसे पहले किसको अपने अधिकार में लिया, दिल्ली यानी दिल्ली को, लखनऊ बातों बात, और धीरे धीरे लखनऊ को भी हथिया लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, जो पेशवा था वो कहाँ कैद था, उसे कहाँ कर लिया था, लखनऊ में। पेशवा को कहाँ कैद कर लिया था, बिठूर में। और नागपुर पर भी हमला कर दिया था, घात यानी हमला। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। तो और अब इनकी भी क्या औकात कि वो अंग्रेज़ों के आगे टिक पाते, तो धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक इनको भी अपने अधिकार में कर लिया था। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, और धीरे धीरे उसने सिंध, पंजाब और इन सब राज्यों को अपने मतलब गहरा प्रहार किया था इनके ऊपर, और इन सबको अपने अधिकार में कर लिया था। बंगाली, मद्रास आदि की भी यही कहानी थी। बंगाल और मद्रास इन सब की भी यही कहानी थी, यानी धीरे धीरे उसने सब राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया था। रानी रोई रनिवासों में, बेगम कम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। अब रनिवास यानी रानियों का रहने का स्थान, तो रानी जो थी वो जहाँ रह रही थी वहाँ पे क्या उनकी क्या दशा होती थी, वे दिन रात रोती रहती थी। और बेगम जो थी यानी उनकी माँ, उनकी सास वो थी, उनको भी दुख था, वो भी दुख से बेहाल हो चुकी थी। और उनकी रानियों की जो गहने कपड़े थे वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, आपको सबको पता है। तो वो ये गहने कपड़े लत्ते कहाँ बिक रहे थे, कलकत्ता के बाज़ारों में बिक रहे थे। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, यानी इनके कपड़ों और गहनों की सरेआम अखबारों में नीलामी की घटना छपती थी। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखार। तो इस तरह से वो अपने अखबारों में इनकी खबरें छापते थे, इनके गहने और कपड़ों की नीलामी के लिए। यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। तो इस तरह से पर्दे की जो इज्जत थी वो किसके हाथ बिक रही थी, परदेसी यानी अंग्रेज़ों के हाथ बिक रही थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। अब जो छोटे छोटे घर थे, जो कुटियाँ थी, वहाँ पर भी क्या थी, वेदना यानी पीड़ा थी, उन्हें भी कष्ट हो रहा था। चाहे बड़े लोग हों चाहे छोटे लोग हों, उन सबको आज़ादी चाहिए थी, कष्ट हो रहा था उन्हें। और जो महल थे उनमें क्या था, कुटिया जो थी, जो छोटे लोग थे उन्हें अंग्रेज पीड़ाएं दे रहे थे, और महलों में आहत अपमान, महल में जो रानियां थी उनका अंग्रेज अपमान कर रहे थे।